एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने यहाँ आने के लिए, हमारे मेहमानों के मंच पर होने के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दें, ताकि एक बार फिर से माहौल बन जाए। क्योंकि अब जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसा मुद्दा है जो इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है और एक किस्म से इस देश की पूरी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, और पूरी राजनीति देश की कहीं जहरीली ना होती जाए, इस पर अंकुश लगाने के लिए आज इस चर्चा से हो सकता है कि कुछ सुझाव भी निकल पाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो मेहमान, उनका परिचय सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब आज इस मंच पर हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता। तीनों का बहुत जोरदार स्वागत करें। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब कैंपेन शुरू हुआ उसके बाद से लगातार कुछ ऐसे बयानों की झड़ी सी लग गई जो किसी को भी सुनने में ना पसंद लगे, ना उसका जो मायने हैं, जिस लिहाज से वो कहे जा रहे हैं, और जिस किस्म की कम्युनिटी को टारगेट किए जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ वोटों के लिए। ऐसा लगा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो कि 3-4 बरस पहले बहुत ही खतरनाक दंगों को झेल चुका है, उसी जमीन से इस किस्म के बयान भी उठे। फिर उसके बाद आप जब नजर डालें अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो पर, तो आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास, यूपी को ये साथ पसंद है, उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर अग्रसर होगा, ये बातें पीछे छूट जाती हैं। उसमें भी तमाम किस्म के ऐसे मुद्दे जो फिर फोकस करते हैं कि किसी इंसान का धर्म क्या है, मजहब क्या है। बातचीत शुरू करते हैं, और सवाल हमारा है, क्या हिंदू मुस्लिम को भड़काकर मांगेंगे वोट? शुरुआत सबसे पहले सुधांशु जी आपसे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा गुनहगार अगर कोई इस जुर्म की है तो वो पार्टी आपकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार आपकी पार्टी के एक के बाद एक नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो खुलकर कहना होगा एंटी मुस्लिम प्रतीत होते हैं, खुलकर कहना होगा कि प्रदेश में जो पिछले दंगे हुए उसकी याद दिलाकर लोगों को भड़काकर वोट मांगने का एक जरिया है। इसमें चाहे भी मंच पर है योगी आदित्यनाथ के बयान हो जो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो अब कश्मीर जैसे हालात, 1990 जैसे हालात जैसा प्रतीत होता है। सुरेश राणा जो कहते हैं कि भाइयों मित्रों, अगर मैं जीत गया तो यकीन मानिए मुजफ्फरनगर में, कैराना में कर्फ्यू लग जाएगा। ये सब क्यों? मतलब क्या है इसका? देखिए, कुछ बयानों को आप इंटरप्रेट करें और उसमें किंतु परंतु की संभावना के साथ उसका विश्लेषण करें, वो तो चलिए आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। दंगों की जहां तक बात, सिर्फ 2 तथ्य रखना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर के बाद दिसंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी थी प्रदेश सरकार के ऊपर? दूसरी बात, अगर आप देखें तो एक बड़े न्यूज चैनल में जो स्टिंग ऑपरेशन दिखा था वो क्या दिखा था? ये तो मतलब गैर राजनैतिक निर्विवाद तथ्य है। अब दूसरा आता हूं, कौन सी पार्टी ऐसी है जो शीर्ष स्तर पे सीधे किसी समुदाय का नाम लेकर बोलती, जबकि चुनाव आयोग ने इसके लिए मना किया हुआ है? मायावती जी ओपनली कहती हैं कि मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद ना करे। मुलायम सिंह जी ओपनली कहते हैं कि अखिलेश ने मुस्लिम समाज के लिए ये नहीं किया, तो अब वो उसका जवाब देने लगते हैं। आप ये बताइए, आज तक, और कांग्रेस पार्टी में याद करिए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और ये बोल दिए थे मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारी पार्टी ने आज तक किसी समुदाय का नाम लेकर, बड़ा स्तर तो छोड़िए, छोटे स्तर तक नहीं बोला। इनके यहाँ तो सीएम, पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बोलते हैं। इसलिए सुधांशु जी, क्योंकि आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी की एक पहचान है जो कि मुख्य तौर पर एक बहुत बड़ी समाज में समझा जाता है कि एंटी मुस्लिम इमेज आपकी पार्टी की बनी हुई है। वरना अगर आपकी पार्टी का नेता कहता है कि दोस्तों दंगों और बलात्कार को मत भूलना, तो वो किसके लिए कह रहा है? वो कौन सी कम्युनिटी? अगर आपको दंगों और बलात्कार के अंदर संप्रदाय नजर आता है, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के अंदर संप्रदाय नजर आता है, तो यह आपका दृष्टि दोष है। मैं कहना चाहूंगा विकास में क्यों नहीं नजर आता। मैं एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में सन 47 में सरकारी सेवा में कितना मुसलमान था? 20%। आज कितना है? 2%। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 70 साल में 6 साल सत्ता में रहने वाली भाजपा या 64 साल सत्ता में रहने वाले ये सब? तो हकीकत यह है कि विकास यहां मुद्दा ही नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि उनको गरीबों, गुर्बत और मुफलिसों, मजलूमियत में धकेल के रखो और अपने पीछे रखकर अपना वोट का उपयोग करते रहो। चलिए, इसका बहुत सारा जवाब का हिस्सा तो आना चाहिए गौरव के हिस्से में, लेकिन एक बार ओवैसी साहब का इस पर रुख जान लें, क्योंकि ओवैसी साहब बहुत धुआंधार रैलियां कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब, आपके भाषणों में भी ये एक पुट रहता है, इनपुट रहता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर तुम्हें ठगा गया है, तुम्हें आज तक क्या मिला, और आओ मेरे साथ जुड़ो, मजलिस के साथ जुड़ो, हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे।
कहीं ना कहीं बहुत से लोग आपको बीजेपी का मिरर इमेज मानने लगे हैं, उसी का अक्स मानने लगे हैं। ये किसी को किसी का खौफ दिखाकर वोट चाहते हैं, आप भी वही करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं वो हमको ये बता दें, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के 5 MPs कामयाब हुए, जिसमें एक ही ख़ानदान के यादव परिवार के कामयाब हुए, उसमें बर्ग साहब कामयाब नहीं हुए। दूसरा, सेकुलरिज्म के नाम पर आप बात तो करते हैं, मगर ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत से जो वादा किया गया था 18% रिजर्वेशन का, वो पूरा नहीं कर पाए। आपने वादा किया था कि मुसलमानों की भर्ती के लिए पुलिस ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे, वो आपने नहीं किया। आपने 2012 के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज़ में उर्दू स्कूल्स खोले जाएंगे, उसका वादा पूरा नहीं किया। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की वो दूसरी रियासत है जहाँ पर 55% पुलिस के सैंक्शन पोस्ट के वैकेंसीज हैं। यानी अब फिर बताइए, सेकुलरिज्म की जब बात लोग करते हैं तो मुझे एक तरह लगता है कि आप मुझे हकारत से देख रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब देखिए, हम अब सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म का बोझ हम उठा कर एक तो बीजेपी का खौफ दिलाना और फिर आप अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। मैं समझता हूं कि अखिलेश में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, दोनों डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट के नाम पर दोनों ने आवाम को ठगा है। लोग कहते हैं आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये भी सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं। आपके भाषणों में भी मुसलमान के अलावा कभी और किसी का जिक्र तो नहीं होता। नहीं, आप मेरा कोई भाषण चला दीजिए जो अभी मैं अब तक 8-10 पब्लिक मीटिंग्स किया उत्तर प्रदेश में। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, मैं ये चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें मिलें। इसमें बुरी बात क्या है? यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटी जजमेंट सही था, मगर हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर अगर सेकुलरिज्म के नाम पर आप मुझे अपना गुलाम बनाएंगे, सेकुलरिज्म के नाम पर मुझसे कहेंगे कि आप मेरा सौदा करेंगे, नहीं हो सकता ये। जब आप खुद सेकुलरिज्म के वादे पे वोट लेते हैं और उसको पूरा नहीं करते, और खुद अखिलेश यादव के वालिद साहब ने कहा, जैसा अभी आपने कहा कि मेरा बेटा मुसलमानों के खिलाफ है, अब आप बेटे पे यकीन करेंगे, ओवैसी पे यकीन करेंगे? आप फैसला कर लीजिए। गौरव जवाब देंगे इस बात का। ये बात सही कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने बिल्कुल साफ कहा कि अखिलेश तो मुसलमान कैंडिडेट चाहता नहीं है। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। शुरुआत करूंगा सुधांशु जी की बात से। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात करी थी, और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव की शुरुआत हुई तो हमने देखा संगीत सोम की जो ऑफिशियल गाड़ी थी उसमें मुजफ्फरनगर दंगों की जो है सीडीज बांटी जा रही थी। ये किस तरह का विकास है? पहली एफआईआर हुई। दूसरी एफआईआर हुई साक्षी महाराज पे हुई, जिन्होंने कहा 4 बीवी 40 बच्चे जैसा बयान। ये किस तरह का विकास है जो उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं? और तीसरी उसके बाद जो है सुरेश राणा का बयान आया जिसमें एफआईआर हुई। तो एफआईआर का कोई कीर्तिमान अगर बनाएगा तो वो भाजपा है। और अखिलेश यादव जी ने विकास की बात करी तो मेट्रो दिया, 1090, 100 दिया, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक दिया। विकास अगर सही मायने में किया तो इन्होंने किया। मोदी जी 2014 में कहते थे कि मित्रों आप देखो रुपया जो है वेंटिलेटर पे है, 59 पे था भाइयों, अब 67 में है। मैं पूछना चाहूंगा कि कब्र में किसने डाला रुपए को? आप बताइए। ओवैसी जी ने अभी बात करी, हमसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम हिंदुओं के लिए श्रवण यात्रा लाते हैं, मुस्लिमों के लिए हम लोग सब्सिडी लाते हैं हज के लिए, सिख भाइयों को हम भेजते हैं उनके तीर्थ स्थली पे, तो हम सबका विकास करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। किसने बात बोली थी? इन्हीं के पार्टी के एमएलए हैं। उन्होंने कहा था कि हम 25 करोड़ हैं, ये 100 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और हम दिखा देंगे हम क्या है। ये किस तरह का बयान है भारत में? मैं पूछना चाहता हूं ऐसी जी से जो बात करते हैं सौहार्द की। फिर पहले बीच में जवाब ले लीजिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भाई की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिना नाम लिए। आपका इल्जाम पर्सनल है, इसीलिए उनको पर्सनल नहीं है, वो एमएलए है, क्योंकि एमएलए के संविधान साथ की साथ वो अपने शपथ भाई लेते हैं। हैं। संविधान की शपथ लेने के बाद वो कैसे कहते हैं कि 25 करोड़ एक तरफ, 100 करोड़ एक तरफ? कि आपने इस पर हमेशा अदालत की आड़ ली है कि उन पर रासुका लग गई, आपने उसकी मजम्मत खुद कभी नहीं की। नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ गौरव भाटिया का कि कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता जब तक मेरे भाई का जिक्र नहीं होता। तो इनके भाई मोदी हैं, नहीं, इनके भाई मोदी हैं, इसलिए मैं, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे ये बता दीजिए कि अभय सिंह, मनोज पारस, पारसनाथ यादव,
ये सुने मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए गौरव साहब, आप बोल का उत्तर जो है प्रश्न नहीं हो मैं- सकता। मैं- 25 करोड़ और 100 करोड़ का बंटवारा भारत में कैसे हो सकता है, सुनिए, ये मेरा सवाल। मेरी बात सुनिए ना। आपकी फिरका परस्ती ये है कि आपको मुख्तार अंसारी की पार्टी से बाहर सुनिए निकाल दिया गया। सुनिए, हाँ, पार्टी से बाहर तो फिर निकाल ये दिया ये अभय सिंह, मनोज पारस और पारसनाथ यादव क्या है? आप 25 सुनिए, मैं अब जवाब दे रहा हूँ। देखिए सर, आप इनको रुकाइए। अरे जवाब ये- गौरव, देखिए- गौरव जवाब दीजिए। देखिए सच्चाई सुनिए, थोड़ी कड़वाहट होगी, बर्दाश्त का मात्रा रखिए। अभी 5 तो आप साल नहीं उत्तर दे रहे, सुनिए। क्योंकि अब कड़वाहट है आप तो ऐसी अब बात। आप बात कर रहे हैं 25 करोड़ की, आप हैं 9%, आप 19% पे क्यों हुकूमत करना चाह रहे हैं? आप 12% है ना भाई, आप क्यों करना चाह रहे हो हुकूमत हम पे? आप कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं। आपकी 125 करोड़ के तुम जीते, देखिए- आप बात करते हैं 19 करोड़ और 20 करोड़ की, 25 करोड़ की। हम तो कहते हैं 125 करोड़ लोग भारतीय हैं और हम सबका दिल जीतना चाहते हैं। इसीलिए जब इटावा के जू में 6 जानवर मर गए थे, इंसानों तो की बात कर सुनिए, रहे हैं, इंसान मर आप- गए। आप आप के- बताइए, इंसान सुनिए मरे, तो- आप जू की बात कर रहे हैं। अब ओवैसी ये भाई, तो बहस- आपने मेरे प्रश्न का उत्तर मैं- नहीं दिया। आप एंकर बन गए क्या? खंडन करते हैं अपने भाई के आप बयान एंकर का? बन गए क्या? केवल मैं इतना पूछ रहा हूं। आप ये बोलिए- आप क्या निंदा करते हैं उस बयान की? मैं ओवैसी भाई? कोर्ट का जो फैसला आएगा, जिस तरह वरुण गांधी के फैसले के बाद आपने अपील नहीं की, मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दूसरी बात सुनिए, जब शेर बबर मर जाते तो आपके मुख्यमंत्री लंदन से डॉक्टर बुलाते, और जब यहां पर बच्चे मरते हैं मलेरिया से तो डॉक्टर नहीं आता। तो ये आपका विकास है। अब और एक बात सुनिए, बुझ जाते हैं। सुनिए गौरव भाटिया, चलिए आप और हम यहां से निकलकर मेट्रो में बैठते हैं। कहां तक जाएगी मेट्रो? आप चलिए, आप चलिए, कहां तक जाएगी मेट्रो? आप देखिए, चलिए। अब आप सुनिए, वो मेट्रो, आगरा से आप लखनऊ, हैदराबाद- सुनिए, हैदराबाद अरे में इनको मेट्रो रुकाइए। आ गई। ये आप बताइए, लखनऊ से आगरा यहाँ पे चलते शुरुआत तो हैं, हुई, लखनऊ एक अच्छी शुरुआत हुई लखनऊ यहाँ से आगरा की रोड पर ऑफिस एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, जो आपको ऑफिसर लखनऊ जाता से है आगरा तक लेके जाऊंगा उल्टा। अरे सुनिए, उस जो 300 ऑफिसर जाता है उसको किलोमीटर का टक्कर हो सबसे जाती लंबा है, एक्सप्रेसवे। उसकी टक्कर हो जाती जहां है। तारीफ रोड होनी खोलिए, चाहिए, चलिए, ओवैसी जी कुछ वहां नहीं तारीफ होता है। करिए। गौरव, उनका इल्जाम आपके विकास के दावों पर है बिल्कुल। कि मेट्रो कितनी बनी है, वो जो आपने मैं जवाब देता हूं उसका। एक्सप्रेसवे पर, इस पर लेकिन अभी बात जो चल रही थी वहां पर जरा रहे, वो क्योंकि इसमें प्रश्न उनको का भी उत्तर इसमें नहीं उनको मिला। भी जवाब देना है और सुधांशु जी को भी जवाब देना है। एक बार फिर उनसे कंप्लीट करके सुधांशु जी भी आपको आता है। आपका विरोध किससे है, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई बीजेपी से है जिसे आप कम्युनल पार्टी मानते हैं, या आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो कि अब तक मुसलमानों के वोट पाते रहे, जो आप उनसे छीनना चाहते हैं? देखिए, जब से मुल्क में आज़ादी के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, कभी चाहे जनसंघ हो या बीजेपी हो या कोई कम्युनल कैंडिडेट हो, वोट नहीं दिया हमने तो लीडर माना मुलायम सिंह को, हमने तो लीडर माना अखिलेश को, हमने तो लीडर माना राजीव गांधी को। आपने क्या किया? अगर आप अच्छा करते तो मैं यहां पर आता ही नहीं। आपकी नाकामी, आपकी बुजदिली और आपकी जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की जो यहां रिपोर्ट शामिल है, 1,50,00,000 3,50,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। आप 1% नहीं देते माइनॉरिटीज को, जिसमें से 50% खर्चा नहीं होता, और आप बोलते हैं कर रहे हैं। मेरी लड़ाई यकीनन उन तमाम पार्टी से है जो हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे हुकूक दिए हैं, वो मुझे हक नहीं देते। आप जेलों में बच्चे सड़ रहे हैं, आपने वादा किया था कि छोड़ेंगे, कंपनसेशन देंगे, कहां देंगे? अरे आपके वादे तो ऐसे वादे हैं कि फिर आप बोलते हैं विकास बोलता है। क्या विकास बोलता है? काम बोलता है। अरे काम बोलता है। अब आप कहा गए हैं, नतीजे आएंगे ओवैसी जी, ठीक। आप आइएगा, मैं हमारी आऊंगा। जो पार्टी होगी उस पर मैं आप आऊंगा। शामिल होइएगा। अच्छा, ठीक। ऐसी क्या बात है? नहीं भाई, मुझे दोस्त और दुश्मन की पहचान है। सुधांशु जी, ये देखिए, दो पार्टियों की लड़ाई में आपको ही आप फायदा जो देख होता रहे दिख रहा हैं है? वो जानते क्या है? ये सारे के सारे दल उत्तर प्रदेश में एक या दो वर्ग, इसके आगे की राजनीति कर ही नहीं सकते। एक दल कहता है जी एक जात को मैंने साथ दे लिया, अब एक समुदाय को साथ लूंगा। दूसरा दल ओपनली कहता है एक जाति मेरे साथ है, अब ये समुदाय आ जाए तो ठीक रहेगा। तो भाई आप खुद सोच लीजिए, जिनकी बुनियाद ही एक या दो वर्ग या कास्ट पर टिकी हो, वो कैसे सबको साथ में लेके चल सकते हैं? अब आप एक और बात देखिए कि ये सब लोग एक दूसरे पे आरोप तो खूब लगा रहे हैं, और जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी क्या है कि मुस्लिम मतों को लेकर एक ऐसा माहौल है। जैसे मैंने बसपा का उदाहरण दिया तो कहा जाता है सपा कांग्रेस अलायंस इसी वजह से हुआ, यानी एक जवाबी कव्वाली चल रही है सबके बीच में कि तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान है। और उसके बाद आप देखिए, जैसे ओवैसी साहब हैं, ये उनके बहुत बड़े अलंबरदार बनते हैं। अभी ये बात होगी तो ये कहेंगे कि साहब रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। साहब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी स्टेट हैदराबाद में
तो सन 47 तक तो आप लोग रूलर थे। उसके बाद 70 सालों में अगर हालात यहां तक पहुंच गए कि रिजर्वेशन की जरूरत है, तो उस 70 साल में हैदराबाद में तो बीजेपी एक दिन भी नहीं रही। सर एक मैं जवाब दूं आपको। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एक मिनट दीजिए सर। अभी प्रोग्राम में आप खड़े रह रहे हैं, आप स्टूल पर खड़े हैं ताकि मेरी हाइट पर बराबर आ सके, वही है ना? वो तो मैं आपको क्या कह रहा क्या हुआ है? हूं, मैं आपके बराबर आना चाह रहा हूं सर। अच्छा दूसरी बात, सर दूसरी बात, आप कर्नाटका में आपका चीफ मिनिस्टर था येदुरप्पा, आप मुस्लिम रिजर्वेशन चलाए वहां पर, आप दिए वहां पर। आज आपके प्राइम मिनिस्टर हर चीज बोल रहे हैं रिजर्वेशन। आप बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब कहा है आपको देने के लिए, आप महाराष्ट्र में नहीं देते। बताइए, आप ही की पॉलिसी है। आप खुद ये बात को जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलीजियस नहीं रिजर्वेशन का है ही नहीं। मैं आपकी बात और दूसरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मैं मजहब के नाम पर नहीं पूछ रहा हूं, मैं सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम ओबीसी पर। में तो मुस्लिम की जातियां हैं, नहीं है, तब आपको क्यों समस्या है? तो एक काम वहां पे करिए, already तो एक मिलते हैं। काम करिए, आर्टिकल 341 1950 प्रेसिडेंट ऑर्डर आप अमेंड क्यों नहीं करते? कर दीजिए ना। जब आप रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो आप दोनों मिलकर कर लीजिए ना। ओवैसी साहब, ये तो इतने चिंतित है मुस्लिम वर्ग के लिए कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम मुस्लिम महिलाओं का एक सर्वे कराएंगे 3 तलाक के मुद्दे पर, और उस पर रायशुमारी कराकर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी एक बनेंगे। मुस्लिम लेडी को कैंडिडेट नहीं बनाते फिर। नहीं, मुस्लिम लेडी छोड़िए, कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं होता इनका। इस बार पूरी इनकी लिस्ट बहुत देखिए। अच्छी बात इन्होंने अगर कही। सबका साथ सबका विकास है तो ऐसा क्यों है? चाहे 2012 के आप चुनाव देखिए, चाहे लोकसभा के देखिए, चाहे 2017 के देखिए, एक माइनॉरिटी कैंडिडेट आपको नहीं मिलता पूरे समाज में। 21 करोड़ की पॉपुलेशन, यहाँ पर बात ये है, 21 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, एक कैंडिडेट नहीं मिलता। और बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। अच्छा बोलिए। एक मिनट, गौरव भाटिया ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं मिला। आपके पार्टी से भी कोई मुसलमान नहीं जीता, आपके पार्टी से कोई मुसलमान नहीं जीता ना, आपके पास नहीं, जीता। हमारे यहाँ से तो सबसे ज्यादा एमएलए जीते। एक पॉइंट उठा रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश के लेडीज के लिए, क्या उत्तर प्रदेश के खवातीन के लिए दोनों पार्टी तैयार हैं कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, माँ बाप में उसमें बच्ची को हिस्सा मिलना चाहिए? चलिए बना दीजिए लॉ। आपको मोहब्बत है खवातीन से, आपको मोहब्बत है ना, आप एक लॉ बना दीजिए कि जिस किसी का एग्रीकल्चर लैंड होगा उसमें तमाम, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सबको मिलेगा। चलिए लॉ बना दीजिए। मोदी जी को बहुत फिक्र है मुस्लिम औरतों की। क्यों नहीं बिल लाते? आप भी लाइए, प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। मुस्लिम आप पर्सनल क्यों नहीं ला रहे? आप मुस्लिम पार्लियामेंट सुनिए, में आपको तारीख नहीं मालूम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपके एक्स लीडर मुलायम सिंह को और आपके मौजूदा लीडर को जाकर दिया कि आप मुसलमान बच्चियों को दे दीजिए एग्रीकल्चर लैंड में, आप नहीं देते। मोदी जी को इस तरह की बात करनी चाहिए। आप ट्रिपल तलाक को इशू बनाना चाह रहे हैं। मैं वही इनसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, सुनिए, भाई आप लोग देख रहे हैं। मुसलमानों के तमाम मुद्दों के बीच आपको अपने मैनिफेस्टो में केवल एक ट्रिपल तलाक को ही जगह क्यों देनी पड़ी? उसके अलावा कोई और मुद्दा क्यों नहीं? क्यों नहीं मुसलमानों की डेवलपमेंट के, अंडर डेवलपमेंट के और जितने पैमाने हैं उनको भी आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया? केवल ट्रिपल तलाक क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का उसके किसी ट्रिपल तलाक के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। देखिए, अभी तो एक तो आपने इन दोनों लोगों के बीच में जो जंग देख रहे हैं ना, वो प्रतिस्पर्धा किस चीज की है, ये तो समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है, इसीलिए झगड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब आके ये कहते हैं, अरे भैया मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आपने कहा कि साहब ये टिकट नहीं दिया, आप तो बड़े टिकट देने वाले हैं, मगर जब आप सत्ता में आते हैं तो होता क्या है कि एक ही जाति में लियाकत इतनी आ जाती है कि 80% एसडीएम और 3/4 थाना अध्यक्ष हो जाते हैं, तब आप कितने लाते हैं? नहीं, सब दूसरी पार्टी है बसपा, साथ लेके चले। अरे सबको साथ आता है, वही तो साथ दिखाई पड़ता है ना आपका। अगर किसी ने सुनिए, कार्य किया, आपका साथ तो ये है, चले तो अखिलेश यादव जी चले। आप देखिए, जब आप बोल रहे थे वहां तक खेप नहीं कर रहा था, मुझे बोल रहे थे। अरे भाई आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? उत्तर दूंगा। अरे जब मैं बोल लूं तब उत्तर दीजिएगा ना भाई, आप शालीनता से बात करिए, बोले जब आप उत्तर दे दो। अब देखिए भाई, की सबका क्षमता साथ होनी लिया चाहिए। था जब मुलायम सिंह जी पहली बार नेता बने थे, तो समाजवादी नेता थे, सबके नेता थे, धरती पुत्र थे। फिर अपने को संकुचित किया एक वर्ग का नेता, फिर संकुचित किया एक जाति का नेता, फिर सत्ता देने की बात आई तो परिवार का नेता, और आज हालत ये हो गई कि धरती पुत्र को पता नहीं वो पिता भाई का नेता कि पुत्र का नेता। कितना साथ में लेकर चले भाई आप सबके साथ में। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, मैं उनसे वो ट्रिपल तलाक वाली बात जो है वो ट्रिपल तलाक पे आ रहा हूं। देखिए ट्रिपल तलाक, देखिए हमारी सोच में और इनकी सोचों में अंतर है। जैसे हम किसी के लिए एक बात करते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि गरीबी हटाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गरीब के लिए तो समस्या थी। उसमें हम ये नहीं कहते कि इसके सबसे ज्यादा लाभार्थी दलित होंगे या मुस्लिम होंगे। अब हम ट्रिपल तलाक पे आते हैं। ट्रिपल तलाक एक महिला अधिकार का विषय है, हम इसको सांप्रदायिक नजरिए। प्रधानमंत्री और आप मुसलमानों के तमाम मुद्दे उठा सकते हैं। मैं बार बार उस पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री भी स्पीच में कहते हैं कि बताइए कोई किसी बहन को दूर बैठकर विदेश से 3 बार तलाक कह दे और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, अच्छी बात है अगर उनको चिंता है और आपको चिंता है। मैं कह रहा हूं सिर्फ इसी बात की चिंता की। देखिए, ट्रिपल तलाक का विषय हम मजहब के नजर से नहीं देखते, हमारे लिए महिला अधिकार का विषय है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर आपत्ति है आप लोगों को और आप लोगों को, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय आप क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं सेपरेट लाना चाहते भाई? तब तो आप कहेंगे नहीं चोरी हो तो नहीं, वो तो हमें जनरल वाले से चाहिए। अगर हम किसी अपराध में फंस जाए तो वो हमें नॉर्मल इंडियन पेनल कोड चाहिए, मगर हमें सिर्फ संपत्ति के बंटवारे में ही चाहिए। आप कहिए कि साहब चोरी हो तो आपके लिए नियम अलग हो, दूसरे के लिए नियम अलग हो। ओवैसी जी का ओवैसी जी नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपको मुस्लिम औरतों से हमदर्दी पैदा हुई अचानक, अच्छी बात है। ये बता हमें सारी महिलाओं से, नहीं ठीक है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सर आप जब बोल रहे थे मैं बीच नहीं बोल रहा था, मैं सब्र से सुन रहा था आपकी बात। अब आप ये बता दीजिए कि ज़किया जाफरी से प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिल लेते? बुला के बुलाइए ना प्लीज, अपने घर को बुला के मिल लीजिए। एक बच्चा बदायूं का जो पिछले 3 महीने से दिल्ली में गायब है, उसकी मां को भी बुला लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को बोलिए कि आइए आप मेरी बहन हैं। तीसरी बात यह है कि हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि 2011 के सेंसस में 1 करोड़ नॉन मुस्लिम लड़कियों की 10 साल की उम्र शादी हुई, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में बात करते? ये और चौथी बात, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, उसका डेफिनेशन कोई बता दे। क्या हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्या हिंदुस्तान में स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है? और आप क्या ट्राइबल्स पर आप लाएंगे? भाई साहब, नागालैंड मणिपुर में आपने 33% औरतों को दिया, नागालैंड जल रहा है, क्या आप ट्राइबल्स से रोक लेंगे? पॉलीगेमी सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, सब में है, और ट्राइबल्स में तो पॉलीएंड्री भी है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस डाला है। हिंदुस्तान देखिए कोई मजहब का नहीं हो सकता, ये कल्चरल नेशनलिज्म का बाजा आप नहीं बजा सकते। आपने जली कुट्टा के बारे में लॉ चेंज करना पड़ा आपको, क्या ये आपका शाबानो मूवमेंट नहीं था? ये आपको जली कुट्टा का लॉ चेंज करना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी कि हम जो शादी करते हैं ना, वो आर्टिकल 29 के तहत प्रोटेक्शन है हमको, वो मेरा कल्चरल राइट है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब इस पर आपसे ये सवाल जरूर है, क्या आप ये कहते हैं कि 3 तलाक का जो प्रावधान है इससे किसी मुस्लिम महिला के साथ ज्यादती नहीं होती, या इसमें किसी किस्म की सुधार की जरूरत नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक से पहले अगर आर्बिट्रेशन या खानदान के लोग बैठकर उसमें वो नहीं करते, मिलाने की बात नहीं है, तलाक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का लेट डाउन जजमेंट है। अब इस जजमेंट को उसका इतलाक मुझ पर भी होगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को सिर्फ ट्रिपल तलाक ही नजर आया, आपको इखलाक की मां नजर नहीं आई, आपको ज़किया जाफरी नजर नहीं आई, आपको महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नजर नहीं आया। अरे भाई, आपको सिर्फ यही नजर क्यों आते? मैं बोल रहा हूं कि हज सब्सिडी की बात, मैं तो अगर निकालो, आप हज सब्सिडी आज भी दे रहे हैं, आप 200 करोड़ रुपए दिए आप। मैं कह रहा हूं 200 करोड़ रुपए आप जो दे रहे हैं, आप मुस्लिम बच्चों को दीजिए ना एजुकेशन के लिए। आपके मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम 5 यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, 1 पैसा नहीं है उसमें बजट में। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? देखिए, ये हुकूमत सिर्फ जुमलों पे चलने वाली है। मैं कुछ कहूँ, मेरा सवाल जो है वो सुधांशु भाई से है। सबको याद है कि 2013-14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 2.5 साल हो गए हैं, 5 करोड़ रोजगार जो है लोगों को मिलने चाहिए थे। मेरा प्रश्न है सुधांशु भाई, सबको बता दें कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा, उन्होंने कहा था, पहला बजट पेश किया था तो बुलेट ट्रेन आएगी अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक। मैं जानना चाहता हूं कि वो बुलेट ट्रेन कहां है? क्या छत्तीसगढ़ में रुक गई है, या मध्य प्रदेश में है, या आरएसएस के ऑफिस में अभी झंडी नहीं मिली है? तीसरी बात मैं ये कहूंगा, महिलाओं की बड़ी चिंता रहती है सुधांशु जी को और भाजपा को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आसाराम बापू जी ने दुराचार किया तो इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा आसाराम जी भगवान का रूप है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन पे सवाल ना उठाइए। तब कहां गई थी आपकी महिलाओं की चिंता, ये भी जरूर बताइएगा। देखिए, मैं इनकी सारी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले रोजगार की बात की। देखिए, रोजगार को लेकर हमारी सरकार रोजगार के अन्य तमाम चीजों में नजरिया बदलने की बात करती है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है।
मुद्रा योजना में 3,40,00,000 लोगों ने 10,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन लिए हैं। जिसने 3 लाख या 4 लाख का लोन लिया होगा, तो अगर आप ये माने कि एक भी जॉब उससे क्रिएट हुआ होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 करोड़। अरे भाई मैं उससे भी आ रहा हूं। देखिए सरकारी नौकरी कितनी थी, यही आंकड़ा बता दीजिए। इसमें अब 60 दूसरी बात बताइए, 60% लोगों बाकी ने छोड़िए, सरकारी नौकरी का तो आंकड़ा होता है। नहीं। अरे पिछले भाई, 2.5 मुझे साल का बोलने दीजिए सरकारी ना। नौकरी का, सिर्फ नौकरी का आंकड़ा बताइए और कुछ मत बताइए। अरे भाई सरकारी नौकरी का तो आंकड़ा बताइए। आपके जमाने में देखा कि ये अगर देखिए, चपरासी अब की हमारे- नौकरी निकली तो अरे PhD के हमारी लोग भी बात अप्लाई करनी किए। है तो हमारी तरफ और- आ जाइए। अरे भाई हमारी तरफ आ जाइए। अरे आप क्या, तो यही नहीं क्लियर है कौन किस तरफ है, किसकी तरफ क्या आ ऐसी- जाए। आप अपनी बात करिए, आपकी केंद्र की सरकार है, बुलेट ट्रेन आई नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला अरे नहीं, भाई अब मैं बोल किसान मर रहा है। अब मुझे आपने बोलने कुछ दीजिए, नहीं आप किया। यहाँ तकरीर करने के लिए आए। इसीलिए आप मेरा हाँ, तो रोल, आप मुझे अगर जवाब आप दीजिए मेरा ना। रोल अदा करेंगे अरे तो भाई मैं आपका रोल अदा भाई, कर अब दूंगा। आप बात करने का तरीका तो सीखिए ना। सुधांशु जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने 3.4 करोड़ लोगों को लोन दिया है, इसमें से आप 3/4 को भी मान लीजिए, यदि एक जॉब भी क्रिएट हुआ है, इसका मतलब या तो 3 करोड़ जॉब बने या वो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ठीक। जनता दूसरी से बात, पूछ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा बुलेट कि ट्रेन। बुलेट ट्रेन, देखिए बुलेट ट्रेन में स्थिति ये रहती है कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में उस चीज का सर्वे चल रहा है और वो प्रक्रिया में एक समय लगता है। 7-8 साल, 10 हमने साल। ये नहीं कहा था 7-8 साल नहीं साहब, 7-8 साल की तो जहां तक ये बात है, तो मैं कहना चाहूंगा मेट्रो 2.5 साल में आ गई, बुलेट ट्रेन का भी अरे सर्वे मेट्रो चल केवल रहा है। आपसे नहीं आई है, मेट्रो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से भी आई है। और आपके साथ 2.5 साल में क्या क्या आया है, अपहरण, बलात्कार, डकैती, एक्सप्रेस वे, दंगों की श्रृंखला और लव जाने क्या जिहाद, क्या आया वो सब शुद्धिकरण, अलग घर आया है। वापसी, अरे लव जिहाद जो है, घर वापसी, भाई कौन लव- लाया विकास के नाम पे? लव आप बताइए। जिहाद कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमंत्री के ने जो मुख्यमंत्री 2 केरल के उन्होंने गोद कहा, दिए, गौरव जी वो ये विकास बात नहीं सही नहीं पहुंचा। है, सुधांशु गौरव जी जी, सफाई विकास शैली में नहीं बहस मत पहुंचा। करिए, गौरव जी जो- समाजवादी पार्टी की जो- शैली में बहस मत करिए, नहीं, नहीं, क्या आप गुंडागर्दी वाली शैली में बहस गर्व है करेंगे। मुझे कि समाजवादी आप पार्टी बोल की लीजिए, तब शैली मुझे में बोलने बहस दीजिए। करता हूं, समाजवादी सोच को आगे बढ़ाता हूं, गुंडागर्दी थोड़ी ना करता हूं। जब आपके एमएलए सीडी बांटते हैं मुजफ्फरनगर दंगों की, तो वो गलत है, वो सांप्रदायिकता है। मुझे तो गर्व है हमारी पंथ निरपेक्षता पे और समाजवाद आपसे पे। पहले उसी शैली में सुधांशु जी, बहस आपसे करूंगा पहले आपसे। आपसे पहले मंच पर योगी अब आदित्यनाथ मैं- जी थे। अब मैं बोल योगी दूं? आदित्यनाथ जी नहीं, के अब मैं आपने कृपया जो बोल अभी- दूं? अभी जो आपने बात कही, जो आपने हमारे एमएलए की बात कही, उस पर तो आपने गैंगस्टर रेट लगाया था, जो आप कोर्ट में विजय प्रूव नहीं वर्गीय कर की पाए, बात करी फिर मैंने, बोलने लगे आप। आसाराम बापू निर्दोष अरे है, भाई इस ये पे क्या आपकी तरीका है भाई? टिप्पणी है, बताइए। देखिए आप देख रहे हैं ना सपा का स्टाइल कैसा होता है, जो नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रश्न कानून है। व्यवस्था की स्थिति में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं आप यहाँ अपने- डिबेट में भी कानून व्यवस्था में मेरे समस्या प्रश्नों उत्पन्न के कर उत्तर रहे हैं। मैंने अरे भाई कहा जवाब कि- तो देने दीजिए ना, आप तो दूसरे सेंटेंस पर कूद पड़ रहे हैं। आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो उन्होंने उठाया, क्या ये लव जिहाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी थे, उन्होंने घर कहा वापसी। कि ये सब मुद्दे हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या आपने है। गोरखपुर में रहीम नगर को रामनगर कर दिया, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार देखिए कर दिया। बहुत उन्होंने बड़ी कहा, ठीक, समस्या होना क्या चाहिए? है कि ये सारे मुद्दे आप खामखा में भाजपा और संघ परिवार पे सेट करते हैं। लव जिहाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने तो आपको केरल लाइसेंस और मिल कर्नाटक गया। आपको भी के हाईकोर्ट में लाइसेंस उसको मिल प्रयोग किया। हमने तो नहीं प्रयोग किया। आपके सारे वो हत्या लीडर का रोज विषय कहते कौन हैं, लाया? संगीत सोम नेहरू जी योगी के जमाने से आदित्यनाथ। कांग्रेस की सरकार लाई। उसको अगर बढ़ाया तो बी बैन किसने लागू किया? महाराष्ट्र में लेकिन एनसीपी गौ कांग्रेस हत्या- सरकार ने। गौ मतलब हत्या कहने का रोकने के मतलब नाम यह पे है स्क्वाड आपने कि शुरू करेंगे किया। आप और उसको गौ हमारे हत्या ऊपर ला रोकने के देंगे। नाम पे वो स्क्वाड आपने शुरू की, जो जिन पर मजबूर होकर प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ये गुंडागर्दी कर। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं ये विषय आज से नहीं चला है, तो 60 साल से चल रहा है, नेहरू जी के जमाने से। मगर आप कहेंगे हम लाए। आप जवाब दीजिए, लव जिहाद शब्द कहां से आया? मैं बताता हूं आपको। बोलिए। बताओ। लव मैंने जिहाद- आपको डॉक्यूमेंटेड सुनिए, बताया। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। केरला हाईकोर्ट में बेल का मामला आया, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ क्योंकि एक दलील रखी गई। किसने ये- किया? अब मेरी कम्युनिस्ट पार्टी मैं के बात कर- सीएम ने। बोलिए अब देखिए, हाँ या ना? अब मैं बोलिए हाँ या ना? जवाब दे दो। बोलिए हाँ या मैं ना में जवाब जवाब तो दीजिए। दे दिया था कि नहीं? मैं अपने जब कम्युनिस्ट पार्टी ने किया तो भाई बीजेपी जवाब से तो क्यों? देने दीजिए, हाँ ऐसा या ना ना में करिए। जवाब दीजिए अब ना। मैं देता आपको हूं। वकील आदमी मैं ना। बताता हूं। संगीत सोम ने लव जिहाद कहा कि नहीं कहा? अरे शुरू योगी किसने किया? मैंने आदित्यनाथ बताया ने ना। कहा वो कि सेटल नहीं है, वो कहा। केरल से ही तो है। जी, जी, वो सेटल है, आप उसमें- बताइए, आपके लीडर विकास की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी के जो है विकास की बात नहीं करते, वो उत्तर प्रदेश में रोज सांप्रदायिक बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं उनको कहते कि आप ऐसा बयान देंगे तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? कभी अच्छा, नहीं ठीक। बोला। यही तो सांप्रदायिकता अरे को भाई, बढ़ावा सरकार देना है। आपकी है, यदि जब आपको आप ऐसा जानते लगता हैं था। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया नहीं, जा रहा है कौन और से आंखें बयान? बंद कर सुधांशु जी, ले। एक मिनट। हाँ, मेरा बोलना यह है कि देखिए ये नूरा कुश्ती हो रही है यहाँ पर दोनों मिलकर। इसलिए कि आपकी सरकार है, आपके पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं। आप ही की सरकार ने ऐसे 55 लोगों के खिलाफ चार्जशीट डालने के लिए 3 साल से परमिशन नहीं दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है जिसमें तमाम लीडर्स शामिल हैं। आपने नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन के तहत हो रहा है तो अब वहां पर गया है। आप 3 साल से नहीं देते। दूसरी बात यह है कि
आप ही की सरकार में 300% एनसीआरबी का डेटा है, रेप में इजाफा हुआ। गलत है है। एनसीआरबी सुनिए, मेरे पास भी डेटा है, 40% किडनैपिंग में गलत है। 40% OAC किडनैपिंग में की इजाफा गलत है। है। और एक बात, सही डेटा दीजिए, और गलत डेटा नहीं। एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी में सुनिए, 300% देखिए लिखा है। देखिए ये एनसीआरबी और डिबेट एससीआरबी दोनों का है। एनसीआरबी में 300% गलत कह रहे हैं। सुनिए, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में भी ऐसे लिखा गया। सही, 300% है नहीं है, अरे गलत है। सुनिए तो सही, आप ये डिबेट करने का तरीका नहीं, आप एक पेशे के वकील हैं, आप तो कोर्ट में सब बहस नहीं कर तो सकते आप ना। जब गलत सुनिए, तथ्य दे रहे हैं तो अरे मैं तो आप क्या बात उसको अपनी बोलूंगा बात बोलिए ना, बीच में टोकाटोकी मत करिए। आखिरी बात, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है बीजेपी का, हम पूरे स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे, आप पूरे मुल्क में बंद कर दीजिए। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, पूरा बीफ एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, 20,000 करोड़ का नुकसान होगा, तैयार होइए, आप कर दीजिए बंद। आप क्यों सिर्फ यूपी में सरकार आएगी तो हम स्लॉटर हाउस बंद करेंगे, अभी बंद कर दीजिए। आप पूरे मुल्क में कानून ला लीजिए, क्यों आप यूपी की बात करते? अब ये लैपटॉप बोले, वो लैपटॉप नहीं टूरिस्ट चलेगा। अब ये टेलीफोन बांटने की बात नहीं, करें, मजे की बात है सुनिए, कि उनका इल्जाम यह है कि लैपटॉप सारे सिर्फ एक समुदाय विशेष को दिए गए हैं। नहीं वो सुनिए, बात लैपटॉप मुसलमानों की कहती है कि अब सब सिर्फ लैपटॉप मुसलमानों को में भी अब लैपटॉप मेरिटोरियस करके सिर्फ 100 करोड़ रुपया रखा आपने बजट में। आप टेलीफोन बांटने की बात करें, भैया को ये बता दीजिए कि 2.5-3 साल हो गए आपकी सरकार को, यूपी सेकंड स्टेट है हिंदुस्तान में जहां पर टेली डेंसिटी सिर्फ 61% है। आपने क्यों नहीं बढ़ाया और आपने क्यों नहीं कोशिश की? पूरे वेस्टर्न यूपी में एक हाई कोर्ट नहीं है। अगर किसी को, जहां पर अमित शाह और आप दोनों लोग लीडर्स गए थे, अगर किसी को वेस्टर्न यूपी से जाना है हाई कोर्ट के लिए तो उसको इलाहाबाद जाना पड़ता, क्यों नहीं किया आपने? ये तमाम इश्यूज हैं जिस पर कोई बातचीत नहीं होगी। बीच बीच में आप जवाब दे दीजिएगा, थोड़े सवाल ले लेते हैं। कोई सवाल पूछना चाहता है? माइक दे दीजिए। सुधांशु जी, जनाब आसिम वकार नाम है मेरा, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हूँ, कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं, यदा कदा यहाँ वहाँ कॉमन सिविल कोड की बात करके एक विशेष वर्ग को ये दिखाती है कि वो मुसलमानों को कंट्रोल करने की और लगाम डालने की बात कर रही है। मैं इतने लोगों के सामने ये पूछना चाहता हूँ कि जब कॉमन सिविल कोड की बात आप करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उस कॉमन सिविल कोड में हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। सबकी राय से एक कानून बनाया जाएगा जिस पर सब सहमत होंगे, वो लागू किया जाएगा। आप अपने धर्म की आइडियोलॉजी किसी धर्म पे थोप नहीं सकते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके धर्म में गाय को मां मानते हैं, बाकी धर्मों में जानवर मानते हैं, तो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद आप बाकी धर्मों से और मुसलमानों से गाय को मां मनवाएंगे या आप जानवर मानेंगे? इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात, कॉमन सिविल कोड संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, वो कोई हमारे विचार की उत्पत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कॉमन सिविल कोड के लिए कह चुका है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अपने धर्म की बात मानने की बात, तो जनाब मैं कहना चाहूंगा कि आप जब ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, अरे साहब इस्लाम में तलाक का अवधारणा तो है, हमारे धर्म में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। जन्म जन्मांतर का साथ माना गया, 7 जन्म का। कहा जाता डोली आती है और अर्थी जाती है। तो जब हमने तलाक माना, क्योंकि दुनिया बदल रही है, मगर अफसोस आप बदलने को तैयार नहीं है और देश की मुख्य धारा के साथ आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। एक सवाल मेरा ओवैसी साहब से है। जी। ओवैसी साहब, आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी हैं जो बगल में है या समाजवादी पार्टी है? क्योंकि आप ज़्यादा आक्रोश समाजवादी पार्टी को लेकर जता रहे हैं, हमला उनको कर रहे हैं। बीच में सुधांशु जी बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है आप इनको काटेंगे और यादव मुस्लिम ये सब आपस में भिड़ेंगे, बीच में वो निकल जाएंगे, तो वो थोड़ा खुश हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि मेरी फोटो क्यों नहीं लगा यहाँ पर? आप मेरी फोटो तो लगनी चाहिए थी ना यहाँ पर, तब आप मुझे सवाल करते। ये मैं तो प्लेयर ही नहीं हूं गेम में, यही तो गेम है इन दोनों का, और इनका गेम बजाने हम आए हैं। तो ओवैसी साहब, चलिए, बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि आप गेम बजाने आए हैं इन लोगों का। ओवैसी साहब, आप एक मिनट, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे सुधांशु भाई से पूछना चाह रहा हूं कि सर, आपने नागालैंड मिजोरम को उनके कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट करने की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, क्या आप उनको छीन सकते? वो नहीं छीन सकते आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते आप, ना कॉमन सिविल कोड का बना सकते। अगर इस मुल्क में अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग हैं, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, बीजेपी की नजर में फंडामेंटल राइट्स को बाजू करिए और ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट बनाइए। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे संविधान में नहीं है। अगर आप वाकई में संविधान की बात कर रहे हैं तो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अमेंड करिए और दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन इशू को सॉल्व करिए।
लेकिन चलिए ये देखिए, बात आपने कल्चरल इश्यूज अपनी जगह हैं। अब इन्होंने फंडामेंटल राइट्स कहा, मतलब ट्रिपल तलाक देना इनके हिसाब से फंडामेंटल राइट। ट्रिपल तलाक बताइए साहब। आर्टिकल और 29 ये में दुनिया कवर्ड के है। किसी मुस्लिम देशों में नहीं, आर्टिकल पाकिस्तान में 29 से नहीं, कवर्ड, बांग्लादेश में 25 में नहीं, नहीं टर्की में नहीं, वो अन्य जगहों पे नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, मगर आपको लगता है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता इसमें फंडामेंटल राइट कहां से आ गया। तो आपको भी मुस्लिम में सबसे अधिक ट्रिपल तलाक की चिंता हो गई। बाकी वहां योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, संगीत सोम, बलियान सारे वहां पलायन की बात कर कोई रहे भी हैं। एक मिनट ऐसा सुन लीजिए। और ट्रिपल तलाक चूंकि आपको सूट करता है सुधांशु जी, इसलिए आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। तो आप बड़े सेलेक्टिव होते हैं मुसलमानों के हित में। मुझे बहुत कष्ट होता है जब तलाक, आसानी से तलाक और ट्रिपल तलाक, इसको भी सूट करने और ना सूट करने के नजरिए से देखा जाता है। नहीं, इसी तो नजरिए आपको इस ने पर कष्ट हिंदुस्तान नहीं में होता है? 70 साल में गैर वाजिब मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करके समाज के एक तबके को कहां से कहां बना के रखा हुआ। चलिए, आपके इसीलिए समाज आप के पैरोकार दुनिया हैं। कहां से कहां पहुंच रही 21वीं शताब्दी में, और आप ट्रिपल तलाक मैं तो सुधांशु जी से कह रहा नहीं, हूं, मुझे और वही चाहिए मिडिवल एज का रूल। मैं गौरव भाटिया और सुधांशु साहब से कह रहा हूं कि पहला तलाक आपको, दूसरा तलाक आपको, तीसरा तलाक कांग्रेस को। ये ट्रिपल तलाक। अच्छा, ये नहीं, तीनों को एक आपने मिनट, तलाक। एक मिनट भाई, कांग्रेस से तो आप आंध्र प्रदेश में गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। तलाक जिस दे समय चुका हूं। आपके भाई ने जवाब दिया तलाक दे था, चुका हूं। उस समय कांग्रेस के तलाक, साथ थे आप आंध्र तलाक, प्रदेश की तलाक, सरकार में। तलाक। अब दिया ना तलाक, पहले तो साथ में थे, पहले निकाह था, आपको हुआ है। तलाक, आपको तलाक, कांग्रेस को तलाक, ट्रिपल तलाक। भाई हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। अरे जिनको तलाक दे रहे हैं उनकी बात करते हैं। डीमोनेटाइजेशन आप आया, काजी हैं, याद रखिए, आप विटनेस हैं। काजी जनता है, जनता सारी देख रही है। इस महफिल में तो वैसी भाई काजी आप सुनिए। हैं। नुमाइंदगी वो कर रहे हैं भाई। इन्होंने तलाक की बात करी, डीमोनेटाइजेशन का फेज आया, नोटबंदी पे सबको कष्ट हो रहा था, जनता को रुपया नहीं पहुंच रहा था, लाइनों में लोग लगे थे, घंटों घंटों लगे थे। इन्होंने बयान क्या दिया आप देखिए। एक सांसद है, शपथ लेते हैं कि सबका ध्यान रखेंगे, कहते हैं माइनॉरिटी के कुछ इलाके हैं जहां पे रुपया नहीं आ रहा है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल नहीं है सही कि है। आप सारी जनता की बात नहीं करते? सही है। आप केवल, सही है, अंजुम आप साहब। केवल एक एक मेरा मिनट, सवाल है। मैं एक- अपनी एक- बात एक- पूरी एक कर लूं। मिनट, बहुत- अजीत भाई, मैं करूंगा, फिर आप सवाल भी पूछिएगा, सवाल से दूर नहीं भागेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये सांसद हैं तो हैदराबाद में क्यों नहीं विकास आता है? अगर सांसद हैं तो ये सबकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये केवल अपने आप को सीमित और संकुचित तरह से क्यों रखते हैं? इनकी सोच केवल एक वर्ग के लिए। हमारी पार्टी और इनमें यही फर्क है। हम लोग जब बात करते हैं सबको साथ लेके चलते हैं। हम अगर किसी को काबिलियत देते हैं, रोजगार देते हैं, कुछ सिखा के देते हैं, और ये जहर घोलते हैं, बांटने का काम करते हैं। अजंता एलोरा केव की बात करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं आपके चैनल पे किस तरह से इन्होंने समाज को बांटा है, अपने भाषण देके इनके भाई ने बांटा है, जो उचित नहीं है। एक मिनट। अच्छा, आप सबका साथ बात करते हैं। अरे मुलायम सिंह आपके साथ नहीं है, किसका साथ बात कर रहे हैं आप? दूसरे सुनिए, सुनिए बात। अरे देखिए आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? जब पानी पीजिए, पानी दीजिए उनको, सुनिए मेरी बात। आप पानी सुनिए, पीजिए। अरे सुनिए, पानी वैसे पिलाएंगे भाई अब आप आप। पीजिए। सुनिए, मैं घाट घाट का पानी पी के मैं आया हूं। जानता बैठिए हूं ये आप, बात, आप बैठिए। इसीलिए सुनना आप चाहता था बैठिए, आपसे। आप बैठिए। मैं बता रहा हूँ। पानी पीने सुनिए वाले सुनिए, कहीं के नहीं रहते। हाँ बिल्कुल सही है। आपने इनकी देखिए, एक वो आप देंगे नहीं बिना मेरे बोले जवाब। इन्होंने जो पहले उठाया सवाल कि पूरा देश लाइन में लगा था, ये बात सच है। वो किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी स्टेट का हो, किसी भी कल्चर का हो, जो आप कह रहे हैं बात, क्यों नहीं वो हर आदमी लाइन में लगा था बैंक के बाहर। आपने केवल मुसलमान की बात क्यों की? आप खाजी हैं, सुनिए मेरी बात, न्यूट्रल रहिए आप। नहीं, आप इसका सुनिए, जवाब- मेरी जवाब- बात इसका सुनिए। जवाब आप दीजिए। मेरी एक बात सुनिए। गौरव भाटिया साहब के इल्म में इजाफा कर रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2 रिपोर्ट्स हैं, जाकर देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन की, जिसने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में मुसलमान नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, जिसमें बात कही गई। तीसरी बात यह है, क्या सबसे ज्यादा नुकसान डिमोनेटाइजेशन का लेबर फार्मर के साथ दलित मुसलमान को नहीं हुआ? क्या इसी लखनऊ में जरदोजी के 3 लाख लोग जो बेरोजगार हो, उसमें क्या मुसलमान नहीं है? क्या अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्री बंद नहीं हुई? क्या मुरादाबाद में ब्रास नहीं बंद हुआ? अरे बताइए, अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो हमको हुआ है, दलितों को हुआ है, लेबरों को हुआ है। अरे आज मैं अपनी बात कर रहा हूं तो बुरी बात क्या है? आप तो ठेका लेके रखे थे ना मेरा। अगर आप अच्छे होते तो मेरा ये बुरा हाल नहीं होता। आप हमको डराते रहे। अच्छा, फाइनल देखिए, ओवैसी साहब ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में मुस्लिम कम है। हाँ, ये सच है। उसके लिए जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं बैंक में पैसा मत रखो,
बैंक के अंदर डिपॉजिट मत नहीं, करो, नहीं, नहीं, ये नहीं करो। इस ढंग की शिक्षाएं देने वाले हैदराबाद- जो लोग हैं हैदराबाद उन्होंने में उस मैं- हालात में बना के हैदराबाद में रखा। कोऑपरेटिव बैंक है यार, अरे please। भाई मैं वो तो आप- कह रहा हूं, आप- जब अगर सर, आप इतने विद्वान आपके आदमी हैं, जितने रिलीजियस आप- लीडर्स आप- इस बातों को देखिए, बोलते हैं, आप आप एक- उसकी मजम्मत सुनिए, करते हैं कि नहीं आप एक बताइए। पॉलिटिशियन हैं, अगर आप एक कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल पढ़ाई हैं, से अलग आप एक रहो, एस्ट्रोलॉजर अगर हैं, आप ये अरे आप कहेंगे ऐसी बात कि- मत करिए ना। अगर आप ये कहेंगे कि साहब बैंक में पैसा नहीं रखिए, मैं फाइनेंशियल डालता हूं, इंक्लूजन मैं कम होगा। इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, मैं तो उसी मैं inclusion मानता की तो हूं बात ना, कह रहा हूं ना। अधिक अच्छा एक बात अच्छा, कितने लोगों ने इससे पहले कितने अकाउंट खोले थे बताइए, किसमें जब डिमोनेटाइजेशन से पहले बता इस दीजिए। डिबेट को हो जाने दीजिए, जनधन अकाउंट का रिकॉर्ड पेश कर दीजिए। चलिए, आपके प्राइवेट वही तो मैं कह रहा हूं ना, सुनिए, जो खुले जनधन अकाउंट में खुले हमारे आने के बाद, उससे पहले कितने थे? आपके प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, जाकर कहा कि इस्लामिक बैंकिंग करेंगे, क्यों नहीं ला रहे आप उसको? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया उसको, अभी अब ये चर्चा नहीं, खत्म इस्लामिक कर रहे हैं। बैंकिंग को मोदी ने साइन किया, लाइए ना आप हिंदुस्तान में। ये चर्चा खत्म करनी पड़ेगी, वक्त बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अपने आप तीनों ने जितनी बातें कही उससे एक बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारा इसका मुद्दा था, क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट होंगे, ये बात बिल्कुल सही मालूम पड़ रही है, क्योंकि किसी ना किसी को तो फायदा और किसी ना किसी को नुकसान होगा जब बात हिंदू और मुसलमान की अलग अलग होगी। बहरहाल आप तीनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, जनता तक पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया असद ओवैसी जी, सुधांशु जी, गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया।